काफी देर हो गई है तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। इज माई वॉइस क्लियर? मेरी वॉइस आप सबको आ रही है? सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने ही असाइनमेंट सबमिट कराया है, बाकी स्टूडेंट्स ने अभी तक सबमिट नहीं कराया। तला आपने नहीं करवाया। लेकिन जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, आप लोग नीट करके सेंड कर दें, जैसे भी कर दें लेकिन सेंड कर दें लाजमी। चलें जी, बात करते हैं हम ऐसे के हवाले से। तो पहले हमने डिस्कस किया था कि ऐसे के टाइप्स कौन से हैं। वो सारे टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए थे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हम मेनली इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके लिटरेरी टॉपिक्स होंगे और एक आपके ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड आपके टॉपिक्स होंगे। अगर आप पेपर्स को देखें, किसी भी क्वेश्चन पेपर को, तो ये ब्रॉडर 2 ही कैटेगरीज हैं, इसके अलावा और कोई कैटेगरी आपको नजर नहीं आएगी। इन चीजों के ऊपर हमने ऑलरेडी बात की हुई है। आज हम ये देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हम डोंट्स रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन को भी देखेंगे। टाइम मैनेजमेंट को हम देखेंगे। बॉडी जो पैराग्राफ्स हम लिखते हैं उसमें कौन से डोंट्स हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि जब हम इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करें तो इन सारी गलतियों को हम अवॉइड कर सकें। सबसे पहले अब हम बात करते हैं टॉपिक्स की। टॉपिक्स को आप, जो करंट अफेयर्स के आपके टॉपिक्स हैं, उनको हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक वो टॉपिक्स हैं जिनको हम कहते हैं डायरेक्ट टॉपिक्स, या फिर क्लोज एंडेड टॉपिक्स। एक आपके वो टॉपिक्स हैं जो कि इनडायरेक्ट टॉपिक्स हैं या फिर ओपन एंडेड टॉपिक्स होते हैं। Now, what is direct topic? What is close-ended topic? What is indirect topic? And what is open-ended topic? इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम। डायरेक्ट टॉपिक्स आपके वो टॉपिक्स हैं जिसमें आपको डायरेक्शन दी गई है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि आपने कौन से एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना है। वहां पे आपके पास एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी मौजूद है कि ये फ्रेमवर्क है, इसी फ्रेमवर्क में ही रहना है आपने और इसके बाहर नहीं जाना। आपको एक तरह से रिस्ट्रिक्ट किया होता है। क्लोज एंडेड का मतलब यही है कि रिस्ट्रिक्टेड हो, आगे जाके रास्ता बंद हो, इसको हम कहते हैं क्लोज एंडेड। ये डायरेक्ट टॉपिक्स आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम क्लोज एंडेड टॉपिक्स कहते हैं, जिनमें आपको पहले से ही डायरेक्शन दी गई होती है कि आप कौन कौन सी चीजें डिस्कस करेंगे। उसका अपोजिट है ओपन एंडेड टॉपिक्स। अब जैसे आपके पास कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स आपके पास आते हैं। इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, ये आपका एक एग्जांपल है क्लोज एंडेड टॉपिक का, क्योंकि इसमें हम क्या बता रहे हैं, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस बता रहे हैं। इसी तरह से यहाँ से हमें क्या पूछा है, हमसे होप्स एंड हर्डल्स बताएं। यहाँ पे हमसे पूछा है कि कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस बताएं। यहाँ पे पूछा है कि इल्स एंड रेमेडीज बताएं। तो इसका मतलब क्या है कि इन टॉपिक्स में हमें डायरेक्शन ऑलरेडी दी गई है और इसी फ्रेमवर्क में ही रह के, इसी लिमिटेशन में ही रह के हमने टॉपिक को डिस्कस करना है। कुछ आपके टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि इनडायरेक्ट टॉपिक्स हैं, या फिर उनको हम ओपन एंडेड टॉपिक्स भी कहते हैं। अब अगर कहीं पे वर्ड आपके पास आ जाए डिस्कर्सिव एसेज, डिस्कर्सिव एसेज अगर कहीं पे आ जाए तो आपने इस वर्ड को सुन के कंफ्यूज नहीं होना। ये मोटे मोटे सिर्फ वर्ड्स होते हैं। डिस्कर्सिव एसेज आपके इसी तरह के टॉपिक्स हैं, डायरेक्ट टॉपिक्स या फिर क्लोज एंडेड टॉपिक्स हैं आपके। डिस्कर्सिव का मतलब ये है कि आप एक कॉन्टेक्स्ट से दूसरे कॉन्टेक्स्ट में शिफ्ट कर रहे होते हैं। जैसे होप्स, अपोजिट क्या है, हर्डल्स, देन कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, एल्स एंड रेमेडीज, इश्यूज एंड चैलेंजेस, प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। ये आपके कौन से टॉपिक्स हैं, इनको हम डिस्कर्सिव एसेज भी कहते हैं। तो बात एक ही है, डिस्कर्सिव एसेज हो या फिर डायरेक्ट टॉपिक्स हो या फिर क्लोज एंडेड टॉपिक्स हो, एक ही बात है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आपको ये नाम याद नहीं रहते तो इट्स फाइन।
आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको ऑलरेडी पता हो कि ये किस तरह का ऐसे है और इसमें कौन सी चीजें हमने लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी। तो डायरेक्ट टॉपिक्स आई थिंक आपका क्लियर हो गया है। इसका ऑपोजिट है इनडायरेक्ट टॉपिक्स या फिर ओपन एंडेड टॉपिक्स। ओपन एंडेड टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं या फिर वो एसेज हैं जिसमें क्लियर डायरेक्शन भी नहीं हुई होती, इसमें क्लियर डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन में आपको ऐसे को लेकर जाना है, कौन से डायरेक्शन में आप ऐसे को लेकर जाएंगे। इस तरह के टॉपिक्स जिसमें डायरेक्शन आपको दी नहीं गई हो, डिफाइन नहीं किया गया हो, तो उसको हम कहते हैं ओपन एंडेड टॉपिक्स। जब ये ओपन एंडेड टॉपिक्स हैं तो ये टॉपिक्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन भी हैं, इनको डिफरेंट वेज में हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे हम इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक एग्जांपल देखें। ये आपके पास एक ऐसे ऑलरेडी आ चुका है कि ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग। ये एक ओपन एंडेड टॉपिक है और इनडायरेक्ट टॉपिक है। अगर आप इसको अपोज करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं, ग्रेट नेशंस जंग किए बगैर नहीं जीतती, बल्कि ग्रेट नेशंस तो वॉर करके जीतती हैं। वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू से पहले यही आइडियोलॉजी थी कि फॉरेन पॉलिसी में एक टूल, आपका फॉरेन पॉलिसी को एज अ टूल यूज किया जाता था टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, और वॉर भी फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट हुआ करती थी। पहले तो कंट्रीज यही करती थी कि जंग करके ही जीती थी, लेकिन अब आपको क्या कहा जा रहा है कि ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग। तो आप इसको अपोज भी कर सकते हैं कि नो, ग्रेट नेशंस डू नॉट विन विदाउट फाइटिंग, क्योंकि ग्रेट नेशंस की अगर हम बात करें, यूएसए की बात करें, प्रीवियसली हम एम्पायर्स की बात करें, तो उन्होंने तो जंग करके ही जीत हासिल की है। तो इसको हम कहते हैं कि ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। लेकिन क्या इसको हम अपोज करेंगे तो ये सही होगा, ये सही अप्रोच है या नहीं है? सेफ साइड यही है आपके पास कि आप टॉपिक को अपोज नहीं करेंगे, आप उसके साथ अग्री करेंगे, तो ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा सुइटेबल इंटरप्रिटेशन है और ज्यादा सेफ भी है। तो आप कहेंगे कि यस, ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग, और उसके आप सारे एग्जांपल्स बताएंगे कैसे ग्रेट नेशंस ने जीत हासिल की है विदाउट फाइटिंग, विदाउट इंगेजिंग इनटू अ वॉर। इसी तरह से दूसरा टॉपिक है डेस्टिनी ऑफ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम। अगेन यू कैन अपोज दिस टॉपिक कि ग्रेट नेशंस डू नॉट, डेस्टिनी ऑफ नेशन इज नॉट शेप्ड इन इट्स क्लासरूम। फॉर एग्जांपल प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को अगर आप देखें तो वहां पे तो कोई फॉर्मल क्लासरूम्स नहीं है, कोई इतनी सच कोई यूनिवर्सिटीज नहीं है जैसे आज हमारे पास इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे हम बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। वहां पे तो सच इस तरह का कोई फ्रेमवर्क तो नहीं है, इस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने नेशंस की डेस्टिनीज को शेप कर दिया था। अगेन यहाँ पर भी हम इस तरह इसको अपोज कर सकते हैं, लेकिन सेफ क्या होगा? सेफ ये है कि यस, डेस्टिनी ऑफ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम। आप अग्री करेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे। डिसअग्री करते हैं, अगर आप टॉपिक के साथ डिसअग्री करते हैं तो फिर आपके पास इतने ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। एटलीस्ट आप 6 to 8 डायमेंशंस में, डिफरेंट डायमेंशंस में अगर टॉपिक को डिस्कस कर पा रहे हैं तो फिर आप इस तरह डिसअग्री कर सकते हैं। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स डिसएग्रीड विद द टॉपिक, और उन्होंने कहा कि नहीं, डेस्टिनी जो है क्लासरूम में शेप नहीं होती। और फिर उन्होंने इसी तरह जो आपको मैंने एग्जांपल बताया, इसी से उन्होंने स्टार्ट किया और पूरा ऐसे उन्होंने इस तरह से अटेम्प्ट किया, एंड शी स्कोर्ड 70 इन ऐसे राइटिंग। तो आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन सेफ क्या है कि आप अग्री करें और 40 लेकर पेपर पास करके आ जाए। 70 के चक्कर में हो सकता है कि स्कोर आपका नहीं है और पेपर फेल हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए हमेशा हम सेफ साइड पे ही रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अग्री ही करें, डिसअग्री हम नहीं करें। क्योंकि जब आप डिसअग्री करते हो तो हो सकता है एग्जामिनर को वो बात आपकी पसंद नहीं आए, या फिर आपके आर्ग्यूमेंट्स इतने ज्यादा सॉलिड या स्ट्रॉन्ग नहीं हो। तो इस चीज को भी आपने माइंड में रखना है। आगे चलते हैं, एक और टॉपिक है आपके पास, फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। सबसे पहले इस वर्ड को समझेंगे। थर्ड वर्ल्ड, कौन से वर्ल्ड की बात हो रही है? इसके दो कॉन्टेक्स्ट हैं। कोल्ड वॉर के टाइम पे जो कंट्रीज ना के वेस्टर्न ब्लॉक और ना ही यूएसएसआर के ब्लॉक में थी, जो न्यूट्रल कंट्रीज हैं, उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जा रहा था। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज उन कंट्रीज को कहा जा रहा है जो कि लीस्ट डेवलप है या फिर अंडर डेवलप्ड है, जो
मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज जो है कॉमनवेल्थ का पार्ट है या फिर कभी ना कभी कॉलोनी रह चुकी हैं, तो वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आती हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ से ये पूछा जा रहा है कि फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। अगेन इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, ये आपके ऊपर है कि आप अग्री करें डिसअग्री करें, जो भी आप इसको इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगेन इस टॉपिक को भी हम 4-5 तरीकों से इंटरप्रेट कर सकते हैं। मेनली 3 इंटरप्रिटेशन इसकी ऑलरेडी अवेलेबल है। एक तो आप ये कहें कि यस इट इज नॉट अ थर्ड वर्ल्ड इशू। दूसरा आप ये कहें कि ये ग्लोबल इशू है। आप पहली बात ये है कि आप ये बताएं कि ये ग्लोबल इशू है। दूसरा स्टांस आपका ये हो सकता है कि हाँ ये थर्ड वर्ल्ड इशू है। ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें डेवलप्ड वर्ल्ड की, तो उन्होंने जेंडर इक्वलिटी अचीव कर ली है। फेमिनिज्म अब वहां पे इतना बड़ा इशू नहीं है, अब ये थर्ड वर्ल्ड का इशू है। आप ये बता सकते हैं कि ग्लोबल इशू है, या फिर आप ये बता सकते हैं कि हाँ ये थर्ड वर्ल्ड इशू है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि फेमिनिज्म जो है वो थर्ड वर्ल्ड इशू नहीं है, क्योंकि अभी तक हम वहां पर पहुंच नहीं सके। हमारे इश्यूज तो कुछ और हैं। पॉवर्टी का इशू है, वाटर के इश्यूज हैं, वॉर के इश्यूज हैं, इंस्टेबिलिटी के इश्यूज हैं, करप्शन के इश्यूज हैं, डिक्टेटरशिप्स के इश्यूज हैं, ये हमारे इश्यूज हैं। फेमिनिज्म तो अभी हमारा इशू है ही नहीं। आप इस तरह से भी इस टॉपिक को डिकंसिडर कर सकते हैं। तो 3 तरीके हो सकते हैं इसके। पहला कि फेमिनिज्म इज नॉट अ थर्ड वर्ल्ड इशू, रादर इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना, इट्स अ ग्लोबल इशू। दूसरा कि यस फेमिनिज्म इज रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू बिकॉज डेवलप्ड वर्ल्ड हैज अचीव्ड gender parity and feminism is no more an issue there. यस मुर्तजा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसी पे ही आते हैं हम लोग। थर्ड बात क्या है कि फेमिनिज्म जो है वो थर्ड वर्ल्ड इशू नहीं है, बल्कि थर्ड वर्ल्ड के तो कुछ और इश्यूज हैं। ये 3 इंटरप्रिटेशन हो गई। अब इनमें से सही इंटरप्रिटेशन कौन सी है? ये जो आप कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड इशू नहीं है, थर्ड वर्ल्ड के इश्यूज अलग हैं, तो अब आप इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करें कि क्या आप कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड इशू नहीं है और थर्ड वर्ल्ड के दूसरे इश्यूज हैं, तो आप ना ही फेमिनिज्म पे आप टॉपिक लिख रहे ऐसे लिख रहे हैं, ना ही आप थर्ड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, आप तो इश्यूज ही कोई और बता रहे हैं। तो क्या आप टॉपिक से हट नहीं गए? बिल्कुल आप हट गए हैं टॉपिक से। तो इसीलिए जो ज्यादा बेहतर और सेफ अप्रोच होगी वो कौन सी होगी कि आप ये बताएं कि ये थर्ड वर्ल्ड सिर्फ थर्ड वर्ल्ड का इशू नहीं है, रादर ये ग्लोबल इशू है। ये आपकी सही अप्रोच रहेगी, सही इंटरप्रिटेशन रहेगी। आप ये स्टैंड नहीं लेंगे कि थर्ड वर्ल्ड इशू नहीं है क्योंकि थर्ड वर्ल्ड में दूसरे इश्यूज हैं। ये इंटरप्रिटेशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन अगेन ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, ऐसा भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। लेकिन सेफ क्या है? सेफ ये है कि ये थर्ड वर्ल्ड इशू नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल इशू है। क्योंकि थर्ड वर्ल्ड में भी ये बड़ा मसला है, ग्लोबल लेवल पे भी ये बहुत बड़ा मसला है और अभी तक है। 2-3 एग्जांपल्स हमारे पास हैं नॉर्डिक कंट्रीज के, जहां पर जेंडर पैरिटी अचीव की गई है। अदरवाइज ये अभी तक थर्ड वर्ल्ड इशू नहीं है, बल्कि ग्लोबल इशू है। ये थर्ड वर्ल्ड में है और ग्लोबल लेवल पे भी है। और फिर डिजिटलाइजेशन की वजह से तो और ज्यादा जो है ये इशू इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि जब डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और दुनिया जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर रही है, टेक्नोलॉजी का पीरियड आ चुका है, तो फिर डेफिनेटली जब टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आ रहे हैं तो एजुकेशन में भी तो शिफ्ट आना चाहिए। वुमेन एजुकेशन लेवल पे ऑलरेडी बैकवर्ड है, तो इस डिजिटलाइजेशन की वजह से तो उनकी स्किल्स ऑलरेडी इतनी पॉलिश्ड नहीं है, तो अब उनको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी वजह से और ज्यादा वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करेंगी, इनइक्वलिटी और ज्यादा बढ़ सकती है इस टेक्नोलॉजिकल पीरियड के अंदर। तो ये इशू है और ये इशू रहने वाला है फॉर फोरसीएबल फ्यूचर टू। देन देयर इज एन एसे, आर मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स? इसका क्या स्टांस होना चाहिए? आप लोग मुझे बताएं कि आर मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स? व्हाट डू यू थिंक कि क्या मॉडर्न वॉर्स होली वॉर्स नहीं है? सवाल मेरा ये है कि आर मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स?
आपने ये बताना है कि होली वॉर है या नहीं है, होली और नॉट होली। तो आपको क्या लगता है कि होली वॉर्स है या नहीं है? सबीन कह रही है कि नहीं है, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी बता सकते हैं। फातिमा कह रही हैं कि यस, मॉडर्न वॉर्स और होली वॉर्स। सिंपल सवाल पूछा है कि ये जो थर्ड ऐसे है, ये जो लास्ट ऐसे है, और मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स, ये इस टॉपिक में आपने सिर्फ ये बताना है कि ये होली वॉर्स हैं या नहीं है। हैं तो आप यस लिख दें, नहीं है तो नो लिख दें। मॉडर्न वॉर्स और नॉट होली वॉर्स बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट मैनिफेस्टोस। नो। अच्छा, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि मॉडर्न वॉर्स जो हैं वो होली वॉर्स नहीं है। जो कह रहे हैं कि ये होली वॉर्स नहीं है, उनका स्टांस बिल्कुल ठीक है। ये 2018 में टॉपिक आया था या फिर 2017 में आई थिंक टॉपिक आया था ये। 2017 में आई थिंक ये टॉपिक आया था। यस। अब यहाँ पे मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने ये ऐसे अटेम्प्ट किया था कि आर मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स, और उनका स्टांस ये था कि यस, मॉडर्न वॉर्स और होली वॉर्स। उनका स्कोर था ऐसे के अंदर 7। दूसरी बार उन्होंने एक ऐसा अटेम्प्ट किया, आर्ट फॉर पीस, उनका स्कोर था 0। तीसरी बार उन्होंने ऐसे अटेम्प्ट किया, दोबारा इस तरीके का था, स्कोर 0, 700। यहां से पता चलता है कि टॉपिक सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। एक मेरे दूसरे दोस्त थे, पहला ऐसे अटेम्प्ट किया उन्होंने, पहला अटेम्प्ट दिया उन्होंने, पहले अटेम्प्ट में ऐसे पास, सेकंड अटेम्प्ट में ऐसे पास, थर्ड अटेम्प्ट में ऐसे पास। तीनों बार इन्होंने ऐसे अटेम्प्ट किया, तीनों बार पास है, ये तीनों बार फेल है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो पहले भाई साहब हैं, ये 3 बार फेल हुए हैं, इनके पास नॉलेज भी बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस भी ज्यादा था, ज्यादा टाइम इन्होंने दिया है सीएसएस को। इन्होंने 2-3 महीने की तैयारी करके अटेम्प्ट दिया, फिर अगेन जॉब, फिर 2-3 महीने की तैयारी करके अटेम्प्ट दिया, तीनों बार ऐसे पास है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये पास हो रहे हैं और ये फेल हो रहे हैं? इनको भी आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका स्टांस है कि होली वॉर्स है, मॉडर्न वॉर्स, इसका मतलब ये है कि आपको टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है। एंड इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट टू से दैट के अकेडमीज की कुछ किताबें ऐसी भी हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, जहां पे क्लियर कट लाइंस में लिखा हुआ है कि फिला वॉर तो होली वॉर है, मॉडर्न वॉर्स की बात हो रही है कि वो होली वॉर्स हैं। अब स्टूडेंट वही मटेरियल पढ़ रहे हैं, वही मटेरियल पढ़ के इन्होंने भी वहीं से ही पढ़ा था और लिख दिया कि हाँ होली वॉर्स हैं, तो उस लिटरेचर की वजह से भाई साहब फेल हो गए। तो इसीलिए सब स्टैंडर्ड मटेरियल को नहीं पढ़ना चाहिए, आपको वो फेल भी करा सकते हैं। अगर वो स्टांस लेते कि मॉडर्न वॉर्स होली वॉर्स नहीं है तो पास हो जाते। अगर आपको लगता है कि पैलेस्टाइन इशू या फिर कश्मीर इशू ये कोई होली वॉर है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये होली वॉर्स बिल्कुल नहीं है। होली वॉर्स पहले लड़ी जाती थी क्रूसेड्स के टाइम पे या उससे पहले। इवन जब यूएसएसआर ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, तो उस टाइम पे रिलीजन को एक्सपर्ट किया गया था। दैट वाज नॉट अ होली वॉर, उसको भी हम होली वॉर नहीं कहते। इस बात को आप समझने की कोशिश करें कि ये होली वॉर्स नहीं है, इनके अपने इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं। और हमने जो है ये प्रोसेस ऑफ इस्लामाइजेशन स्टार्ट कराया और इसको ज्वाइन किया हमने, तो इसके भी कुछ और रीजंस थे, रिलीजन की वजह से ये चीजें नहीं है। यहां तक आपकी चीजें क्लियर हुई हैं, तो यहां से हम आगे मूव करें। जी, अब मुझे बताएं कि मेरी वॉइस क्लियर है। मैं डिवाइस को पास रखता हूं अपने, तो शायद फिर वॉइस का इशू ठीक हो जाए। अगर कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम यहां से आगे मूव करें।
अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं कि आपके सवाल क्यों नहीं होते। जी, अब मुझे बताएं कि मेरी वॉइस अब क्लियर है। आई थिंक अब मेरी वॉइस क्लियर होगी। मुझे अक्सर क्लास में ये लग रहा होता है कि शायद स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ नहीं आ रही, तो वो क्वेश्चंस ही नहीं पूछते। दूसरी क्लासों में तो टीचर से स्टूडेंट ऐसे 100 सवाल पूछते हैं, आप सवाल ही नहीं पूछते। समझ तो आ रहा है या समझ नहीं आ रहा? चीजें क्लियर हुई हैं? देखिए, मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर सकता हूँ, आपको असाइनमेंट दे सकता हूँ, उनको चेक कर सकता हूँ, और उसके बाद अब जो असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ वो अटेम्प्ट तो आपने खुद ही करना है। अगर वो आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अटेम्प्ट तो आपने खुद ही करना है। यहां से अब हम आगे मूव करते हैं, एंड लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन। व्हाट इज इंट्रोडक्शन? ये पहला पहला आपका पैराग्राफ होता है जो आप लिखते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ डोंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से डोंट्स हैं जो कि आपने इंट्रोडक्शन में नहीं करने। आज जब मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने की है, जो असाइनमेंट्स मुझे मिले हैं, उसमें एक चीज मैंने ये नोट की है कि स्टूडेंट्स आर यूजिंग स्लैंग वर्ड्स, या फिर एब्रिविएशंस, या फिर शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे जीओवीटी, फॉर एग्जांपल जीओवीटी, ईटीसी, ईजी। सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये जो पेपर है आपका, ये लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है आपका। उसमें आप इस पेपर में आप कभी भी एब्रिविएशंस यूज नहीं करते। चलो जी, अब इसको मैं हटाऊं कैसे? हो गया। सो वी वर टॉकिंग अबाउट डोंट्स। पहला डोंट कौन सा है? कि हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करेंगे, हमेशा फुल फॉर्म यूज करेंगे, एब्रिविएशंस को यूज नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट इज, वी विल अवॉइड यूजिंग और मेकिंग लेंथी सेंटेंसेस। लेंथी सेंटेंसेस हम बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। लेंथी सेंटेंसेस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कभी भी नहीं बनाएंगे, सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दो टेंसेस प्रॉपर आते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, तब भी आप ऐसे पास कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने की डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इनकी जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल। सो नो लेंथी सेंटेंसेस इन इंट्रोडक्शन। सबसे जो बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स, वो ये है, इसको आप नोट कर लें। डोंट राइट डेफिनेशन इन दिस पैराग्राफ। कभी भी डेफिनेशंस आप नहीं लिखेंगे इस इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के अंदर। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी है, तो आप स्टार्ट इस तरह से नहीं करेंगे कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, जहां पे डिवोल्यूशन ऑफ पावर, ह्यूमन राइट्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इन चीजों की बात की जाती है, पीपल, देयर राइट्स, इसकी बात की जाती है, ये आप नहीं बताएंगे, क्योंकि हम डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में नहीं लिखते। या फिर आपके पास टॉपिक है फेमिनिज्म से रिलेटेड, तो आप स्टार्ट यही नहीं करेंगे इस तरह से कि फेमिनिज्म इज एन आइडियोलॉजी जिसका मकसद है इक्वलिटी अचीव करना सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ये एज ए आइडियोलॉजी भी है और एज ए मूवमेंट भी है, हम दोनों को डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा। वी डू नॉट राइट डेफिनेशंस इन इंट्रोडक्शन। इस पॉइंट को क्लियरली याद कर लें कि कभी भी आप इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। ऐसे के इंट्रोडक्शन में हम डेफिनेशन नहीं लिखते, दूसरे पेपर के इंट्रोडक्शन में भी हम डेफिनेशन नहीं लिखते। डेफिनेशन तो हम इंट्रोडक्शन में लिखते ही नहीं है। इस बात को आप अंडरस्टैंड कर लें। आगे चलें। देन हम क्या करेंगे? वी विल नॉट डिफाइन टर्मोलॉजीज। हम टर्मोलॉजीज को भी, कीवर्ड्स को भी इंट्रोडक्शन के अंदर डिफाइन नहीं करते।
जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स है, या फिर फेमिनिज्म है, या फिर पेट्रार्की है, या फिर स्ट्रेटिफिकेशन है, या फिर ग्लोबल पावर डायनामिक्स है, या फिर कैपिटलिज्म है, या फिर इकोनॉमी है। ये जो वर्ड्स हैं हम इनको भी डिफाइन नहीं करते अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। इन सारे पॉइंट्स को आप अपने पास नोट करके लिख लें और इनको याद कर लें। उसके बाद डू नॉट एड फैक्ट्स एंड फिगर्स इन दिस इंट्रोडक्शन। अब सदाम मुझसे पूछ रहे थे कि सर ऐसे में और अदर जो फॉर्म्स ऑफ राइटिंग्स हैं या जो दूसरे जो प्रोज हैं उनमें क्या डिफरेंस है। अब आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि हम ऐसे के इंट्रोडक्शन के अंदर ना तो फैक्ट्स बताते हैं, ना तो फिगर्स बताते हैं, ना तो टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करते हैं, ना डेफिनेशन लिखते हैं, ना स्लैंग वर्ड्स को यूज करते हैं। तो ये चीजें जो हम करेंगे यही डिस्टिंग्विश करती हैं ऐसे के इंट्रोडक्शन को और दूसरे फॉर्म्स ऑफ राइटिंग या फिर उनके इंट्रोडक्शन को। अब लेट सपोज अगर हम करंट अफेयर्स में इंट्रोडक्शन है तो उसमें तो हम फैक्ट्स फिगर्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं करते। ये जो इंट्रोडक्शन है ये एक्सक्लूसिवली डोंट जो है ये ऐसे राइटिंग के लिए हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स या इस्लामिक स्टडीज का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें भी हम नहीं करते। जैसे आप डेफिनेशंस नहीं लिखते इंट्रोडक्शन के अंदर। आगे चलें, ये भी आप चीज नोट कर लें कि वी डू नॉट गिव एग्जांपल्स। वी डू नॉट गिव एग्जांपल्स। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें कि हम एग्जांपल्स नहीं लिखते। एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि आपने कोई आर्ग्यूमेंट दिया, उससे रिलेटेड कोई आपने केस स्टडी कोई पॉइंट आपने बता दिया, तो इसको हम कहेंगे एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल भी आप नोट नहीं करेंगे, वो एग्जाम्पल भी आप कोट नहीं करेंगे। उसके बाद एक और चीज है जो कि आप सारे पेपर्स में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे राइटिंग के अंदर, दूसरे पेपर्स के अंदर और स्पेशली प्रेसी राइटिंग के अंदर भी। डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक शुड, कुड, वुड, मे, माइट, कैन। इस तरह के वर्ड्स भी आप यूज नहीं करेंगे। अगर अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सर अगर शुड जोर से आ रहा है तो फिर क्या करें, तो एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर फिर आप लिख लें, एक वर्ड यूज कर लें, लेकिन कोशिश करके अवॉइड करिएगा इनके कोई और एक्सप्रेशंस यूज करें। इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। ये जो शुड है, कुड है, वुड है, मे है, माइट है, इनको हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स। इनको आप यूज नहीं करेंगे। आगे चलें, और कौन से डोंट्स हैं। नेवर स्टार्ट a sentence with but, because, and। but के साथ, and के साथ, and with के साथ कभी भी सेंटेंस को, and because के साथ कभी भी सेंटेंस को आप स्टार्ट नहीं करिएगा। हमेशा फुल स्टॉप लगाएं, फुल स्टॉप लगाने के बाद आप दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। और ये जो एंड हम लगाते हैं, ये एंड हम हमेशा जो है एक ही सेंटेंस में ऐड करते हैं। फुल स्टॉप के बाद हम एंड यूज नहीं करते। अगर फुल स्टॉप के बाद हम कैपिटल के साथ ए कैपिटल करके एंड लिख के सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो ये ग्रामेटिकली गलत है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि बट, बिकॉज, एंड इन वर्ड्स को भी यूज नहीं करें। कोशिश करके फुल स्टॉप लगा के दूसरा सेंटेंस हम स्टार्ट करें, लेकिन इनको हम अवॉइड करें। उसके बाद और कौन से हैं, अवॉइड यूजिंग कंजंक्शंस। ये जो हम कंजंक्शंस का पूरा पूरा सहारा ले रहे होते हैं और लिस्ट पूरी याद करते हैं, कौन कौन से कंजंक्शंस हैं, आपको पता है कि कंजंक्शंस कौन से हैं? एक दो मुझे आप बता दें। ये बीच में मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा होता हूँ ताकि मुझे पता चले कि यू ऑल आर विद मी एंड वी आर ऑन द सेम पेज। कंजंक्शंस हैं जिस तरह के हाउ एवर है आपके पास, इस तरह जो आप ज्वाइन करते हैं इनको हम कहते हैं कंजंक्शंस। जैसे आप वर्ड्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं ना, मोर ओवर, लाइक वाइज, सिमिलरली, इनको आप यूज नहीं करेंगे। कंजंक्शंस को हम यूज नहीं करते। नेचुरल हम फ्लो लेकर आएंगे अपने ऐसे राइटिंग के अंदर।
वो नेचुरल फ्लो कैसे आएगा विदाउट यूजिंग दीज वर्ड्स, नेचुरल फ्लो कैसे लेकर आना है, उसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम पैराग्राफ राइटिंग करेंगे, जब हम पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इट इज ऑब्वियस कि हम कभी भी रिपीट नहीं करते वर्ड्स को, हमेशा कोशिश करके सिनोनिम्स को यूज करिएगा। कहीं पे एक वर्ड आपने यूज कर लिया है, एक इडियम आपने यूज कर लिया है, तो उसके बाद आगे जाके उसका कोई सिनोनिम यूज करें। लेट्स सपोज अगर वर्ड आपने यूज कर लिया चैलेंज, तो आगे आप कोई और वर्ड ऐड कर दें, बैरियर कर दें, हर्डल कर दें, बॉटलनेक कर दें, इशू कर दें, कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको बार बार आप थ्रेड कर दें, रिपीट नहीं करेंगे, सिनोनिम्स हम यूज करेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट पर्सन है, स्टम्बलिंग ब्लॉक, यस, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन जो है आपके आई एंड वी, इनको हम यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे ऐसे राइटिंग में हम सिर्फ आई को यूज नहीं करेंगे। प्रेसी के अंदर हम आई एंड वी दोनों को यूज नहीं करते, लेकिन ऐसे राइटिंग के अंदर आप वी को यूज कर सकते हैं। वी मतलब कि वी एज अ नेशन, वी ह्यूमन बींग्स, वी पाकिस्तानीज, तो यहाँ पर हम वी को यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन को कभी भी यूज नहीं करेंगे। आई है तो मी एंड माई भी डेफिनेटली यूज नहीं करना, ये अंडरस्टूड सी बात है। ऐसा नहीं करना कि इन माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी, ये बिल्कुल नहीं करना, या फिर आई एम गोइंग टू डू दिस दिस एंड दिस इन दिस, ऐसे ऐसा नहीं करना आपने। फर्स्ट पर्सन हम कभी भी यूज नहीं करते। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है 1%, इस तरह से हम नहीं लिखेंगे 1%, हम लिखेंगे इस तरह से ONE1PERCENT, 1%। लिटरेचर का इम्तिहान है आपका, इंग्लिश लिटरेचर है, तो उसमें हम मैथमेटिक्स को लेकर नहीं आएंगे। इस चीज को भी आप नोट कर लें अपने पास कि हम जो है ये नंबर्स को यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे जैसे ये है 1%। ये इसकी आप तस्वीर ले लें। उसके बाद लास्ट जो चीज है वो ये है कि वी विल नॉट बी यूजिंग फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं ना कि कुछ इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस लिखने के बाद आप लिखते हैं कि दिस ऐसे विल अटेम्प्ट टू, या फिर दिस ऐसे विल डिस्कस